हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है ना। मतलब रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं और शरीर पूरी तरह से थका हुआ होता है। हाँ, आंखें एकदम भारी हो रही होती हैं। बिल्कुल। दिन भर हमने लगातार काम किया होता है, दर्जनों मीटिंग्स अटेंड की होती हैं, अनगिनत ईमेल्स का जवाब दिया होता है। लेकिन फिर भी सोने से ठीक पहले दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो अंदर की आवाज जो पूछती है कि आज मैंने असल में किया क्या। हाँ यार, वही आवाज। दिन भर इतनी भाग दौड़ करने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कुछ भी महत्वपूर्ण या मीनिंगफुल हासिल नहीं हुआ। और जब भी कोई नया सच में जरूरी काम सामने आता है तो हमारे मुंह से सबसे पहला डायलॉग यही निकलता है कि मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। ये आज की मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना है। हम मानव इतिहास के सबसे सुविधाजनक युग में जी रहे हैं, फिर भी हम सभी को लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। सही कहा। और इसी बेचैनी का एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल जवाब हमें उस स्रोत सामग्री में मिलता है जिस पर हम आज के इस डीप डाइव में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम किस चीज में गोता लगाने वाले हैं? हम जेक नैप और जॉन ज़ेरेत्स्की द्वारा लिखी गई किताब मेक टाइम के एक विस्तृत रिव्यू और उसके पीछे के विज्ञान का विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा, मेक टाइम। हाँ। नाम से ही काफी कुछ समझ आ रहा है। हाँ, और ये किताब समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के उन पुराने घिसे पिटे तरीकों को पूरी तरह से खारिज कर देती है जो हमें हर मिनट का हिसाब रखना सिखाते हैं। मतलब वो जो कहते हैं ना कि हर एक सेकंड प्रोडक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल उसी चीज को। इसका मुख्य तर्क बहुत ही शक्तिशाली है कि समय कभी मिलता नहीं है, बल्कि अपने सबसे जरूरी काम के लिए उसे जानबूझकर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये बात सुनने में किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसी लगती है कि समय बनाना पड़ता है। हाँ, सुनने में थोड़ा किताबी लगता है ना? लेकिन असलियत में जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन प्लान होता है। फिर अचानक से फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है, व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगते हैं और ऑफिस में कोई दूसरा व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी हम पर थोप देता है। एकदम सही। इन सब आग को बुझाते बुझाते शाम हो जाती है। तो इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम ये समझें कि ये किताब कैसे सिखाती है कि बिजी रहने के बजाय फोकस करके मीनिंगफुल काम के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। बहुत ही सटीक। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हमारा समय आखिर जा कहाँ रहा है। ये बिजी रहने और प्रोडक्टिव रहने के बीच का जो भ्रम है वो इतना मजबूत क्यों है? देखो, इस भ्रम को समझने के लिए हमें अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझना होगा। स्रोत के अनुसार बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये दोनों मानसिक स्तर पर बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर दोनों में फर्क नहीं कर पाता। जब हम ईमेल्स का तुरंत रिप्लाई करते हैं या दूसरों के छोटे-मोटे काम निपटाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक रसायन रिलीज होता है। वो फील गुड केमिकल जो हमें खुशी देता है। बिल्कुल वही। हमें एक झूठी उपलब्धि का एहसास होता है। हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। रिएक्ट कर रहे होते हैं मतलब दूसरों की जरूरतों पर। हाँ, यानी हम दूसरों के द्वारा तय किए गए एजेंडे पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। हम अपने खुद के लॉन्ग टर्म गोल्स की दिशा में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे होते। बाप रे। तो इसका मतलब है कि हम बस एक गोलकीपर की तरह खड़े हैं और चारों तरफ से आ रही गेंदों को रोक रहे हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? और गोल ना होने देने को ही अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं, लेकिन हम खुद कभी गोल करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। सही कहा। और इसी समस्या को रिव्यू में एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, इन्फिनिटी पूल्स। इन्फिनिटी पूल्स, यार ये शब्द ही अपने आप में थोड़ा डरावना लगता है। डरावना है भी, और इसे समझना इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचना है। लेखक सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि न्यूज़ वेबसाइट्स को इन्फिनिटी पूल्स कहते हैं। क्योंकि इनका कोई अंत नहीं होता। बिल्कुल। इन्फिनिटी का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। याद कीजिए, आज से 20 साल पहले जब हम अखबार पढ़ते थे तो उसका एक आखिरी पन्ना होता था। हाँ, अखबार खत्म तो काम खत्म, आप उसे मोड़ कर रख देते थे। सही कहा। लेकिन आज जब हम इंस्टाग्राम, एक्स या यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ कंटेंट का कोई अंत नहीं होता। आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते जाइए और नया कंटेंट आता जाएगा। ये एक ऐसा पूल है जिसका कोई बॉटम नहीं है। हाँ, एकदम अनंत। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है ना? ये एप्स ऐसे ही नहीं बन गए हैं। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स को दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन इंजीनियरों और मनोवैज्ञानिकों ने इसी तरह से डिजाइन किया है। मतलब वो जानबूझकर हमें फंसा रहे हैं। हाँ,
वे हमारे इंसानी विकासात्मक मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया और अनोखा ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एक तरह से सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। इन्फिनिटी पूल्स हमें एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम यानी अनिश्चित इनाम देते हैं, बिल्कुल एक कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह। अरे वाकई, आप एक बार स्क्रॉल करते हैं, कुछ मजेदार नहीं मिलता, आप फिर स्क्रॉल करते हैं और अचानक एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो आ जाता है। हाँ, और ये अनिश्चितता हमें हुक कर लेती है। बिना कोई आवाज किए ये हमारे दिन के 2-3 घंटे निकल जाती है। अगर मैं इसे एक और एनालॉजी से समझाऊं, तो क्या हमारा दिमाग एक ऐसे कैमरे के लेंस की तरह हो गया है जो एक ही समय में 50 अलग अलग चीजों पर ऑटो फोकस करने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत सटीक है। इन्फिनिटी पूल्स की वजह से वो लेंस लगातार जूम इन और जूम आउट कर रहा है। इससे होता यह है कि कैमरे की बैटरी तो पूरी तरह खत्म हो जाती है, यानी हम थक जाते हैं। हाँ, लेकिन हम एक भी साफ तस्वीर नहीं खींच पाते। बिल्कुल, यानी हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इन्फिनिटी पूल्स इतने ही खतरनाक हैं और हमारी बायोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हम इनसे लड़ें कैसे? क्या हमें सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे चले जाना चाहिए? नहीं, यही वो जगह है जहां ये किताब एक सन्यासी बनने की सलाह देने के बजाय एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान पेश करती है। यह मैं जंगल में जाकर डिजिटल दुनिया छोड़ने को नहीं कहती। तो फिर क्या करना है? इसके बजाय ये एक 4 हिस्सों का फ्रेमवर्क देती है, और इस फ्रेमवर्क की शुरुआत होती है एक बहुत ही सटीक फैसले से, जिसे किताब हाईलाइट कहती है। हाईलाइट? दिन का हाईलाइट। हाँ, रिव्यू बताता है कि हमें हर दिन अपने लिए सिर्फ एक और केवल एक सबसे महत्वपूर्ण काम चुनना चाहिए। ये हमारा हाईलाइट होगा। 1 मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। सिर्फ एक काम? हाँ, सिर्फ एक। अगर कोई इंसान एक ऑफिस में काम करता है जहाँ उसका मैनेजर उसे रोज सुबह 10 अर्जेंट काम थमा देता है, तो वो सिर्फ एक हाईलाइट कैसे चुन सकता है? ये आइडिया तो सिर्फ उन फ्रीलांसरों के लिए सही लगता है जो अपने समय के खुद मालिक हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और कई लोगों को ये बात इम्प्रैक्टिकल लगती है शुरू में। तो एक आम इंसान इसे कैसे लागू करेगा? देखो, हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाकी के जरूरी काम या अपनी नौकरी की जिम्मेदारियां छोड़ देंगे। जाहिर है, आपको ईमेल्स का जवाब देना होगा और मीटिंग्स में जाना होगा। अच्छा, तो फिर हाईलाइट अलग कैसे है? हाईलाइट का असली मतलब है दिन का वो एक विशेष काम जिसे पूरा करने के बाद आपको सच्ची संतुष्टि मिलेगी। किताब 3 मापदंड बताती है इसे चुनने के लिए। कौन कौन से? पहला है अर्जेंसी, क्या कोई ऐसा काम है जिसकी डेडलाइन आज ही है। दूसरा है सैटिस्फैक्शन, कौन सा काम पूरा करने पर रात को सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। और तीसरा है जॉय, क्या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ आपके शौक के लिए है, जैसे गिटार बजाना या बच्चों के साथ खेलना या कोई नई स्किल सीखना। तो हाईलाइट एक तरह से हमारे दिन का कैप्टन है। अगर कैप्टन तय है तो बाकी काम अपने आप लाइन में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे दिन का वो केंद्र बिंदु है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि आज का दिन सिर्फ दूसरों की आग बुझाने में नहीं गया, बल्कि मैंने अपने लिए भी कुछ मीनिंगफुल किया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ एक लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। आपने अपना हाईलाइट तय कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका फोन अचानक बजना बंद कर देगा। हाँ, इन्फिनिटी पूल्स तो फिर भी आपको बुलाते रहेंगे। तो उनसे कैसे बचें? यहीं पर इस फ्रेमवर्क का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप काम आता है, जिसे लेजर कहा गया है। लेजर? यानी अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देना, ताकि वो किसी भी चीज को भेद सके। हाँ, लेकिन इस लेजर फोकस को हासिल करने का तरीका वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। मतलब विल पावर या इच्छा शक्ति नहीं? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। हम खुद से कहते हैं कि मैं अगले 2 घंटे फोन नहीं देखूंगी। हाँ, और 15 मिनट बाद ही फोन हाथ में होता है। सही कहा, क्योंकि मनोविज्ञान हमें बताता है कि इच्छा शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला संसाधन है। लेजर मोड में जाने का असली रहस्य इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा करना है। घर्षण मतलब अपने और उन डिस्ट्रैक्शंस के बीच दीवार खड़ी करना। बिल्कुल, हमें बुरी आदतों को मुश्किल बनाना होगा। स्रोत में इसके बहुत ही स्पष्ट तरीके बताए गए हैं। जैसे कि फोन को साइलेंट कर देना। सिर्फ फोन को साइलेंट करना काफी नहीं है। अगर आप सच में फोकस करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से हटा दीजिए या हर बार इस्तेमाल के बाद लॉग आउट कर दीजिए। बाप रे, बार बार लॉग इन करना, ये तो बहुत थकाऊ हो जाएगा। और यही तो मकसद है।
जब आप अगली बार बिना सोचे समझे फोन उठाएंगे और ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो जो 10 सेकंड का घर्षण या रुकावट होगी वो आपके दिमाग को ये सोचने का मौका दे देगी कि रुको, मैं ये क्यों कर रही हूँ। ये बहुत ही शानदार है यार। हम इंसान स्वभाव से अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं, हम आलसी होते हैं। अगर कोई चीज मुश्किल है तो हमारा दिमाग कहता है कि छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करे। बिल्कुल, और हम उसी आलस्य का इस्तेमाल उन एप्स के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन एक और पेच है यहाँ। कई बार मैंने खुद ये महसूस किया, फोन दूसरे कमरे में रखा है, कोई ऐप नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं बज रहा। एकदम शांति है। हाँ, एकदम शांति है। फिर भी मैं बस लैपटॉप की स्क्रीन को घूरता रहता हूँ या ख्यालों में खो जाता हूँ, फोकस नहीं बन पाता। अगर सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए फिर भी लेजर फोकस क्यों नहीं आ रहा? क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटा लेना काफी है? ये अनुभव हम सभी ने किया है और यहीं पर समय प्रबंधन की ज्यादातर किताबें फेल हो जाती हैं। वो मान लेती हैं कि अगर आपके पास समय है और डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो आप काम कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वे हमारी बायोलॉजी को भूल जाती हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए फ्रेमवर्क का तीसरा हिस्सा आता है, एनर्जाइज। एनर्जाइज मतलब एनर्जी या ऊर्जा? हाँ, किताब का एक बहुत ही सीधा और साइंटिफिक सूत्र है कि ऊर्जा के बिना फोकस असंभव है। आपका दिमाग आपके शरीर का हिस्सा है। ये बात तो है। फोकस करने के लिए, लेजर मोड में जाने के लिए दिमाग को भारी मात्रा में ग्लूकोज और ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इन सब बातों का असल मतलब क्या है? क्या हम कह रहे हैं कि अगर हम अपनी नींद से समझौता करके रात रात भर जाग रहे हैं या जंक फूड खाकर काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा हाईलाइट और लेजर का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा? 100% फेल हो जाएगा। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि शारीरिक ऊर्जा ही वो ईंधन है जो आपकी इच्छा शक्ति और आपके फोकस को चलाता है। तो फिर लोग रातों की नींद क्यों खराब करते हैं काम के लिए? क्योंकि हम अक्सर उस हसल कल्चर के शिकार हो जाते हैं जो कहता है कि काम करने के लिए नींद में कटौती करनी चाहिए। लेकिन विज्ञान इसका उल्टा साबित करता है। कैसे? जब आप कम सोते हैं तो आपके दिमाग में कॉग्निटिव फॉग यानी एक तरह का धुंधलका छा जाता है। फिर आप एक आसान से काम में भी 3 घंटे लगा देते हैं। यानी हमें खुद को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह देखना चाहिए। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगर हमारी खुद की बैटरी 5% पर है तो हम उसमें कोई भी भारी सॉफ्टवेयर या डीप वर्क नहीं चला सकते हैं, पहले उसे चार्ज करना होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से भी ये सही है। हम इंसान कुर्सी पर बैठकर दिन भर नीली रोशनी वाली स्क्रीन घूरने के लिए तो नहीं बने थे, है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे पूर्वज दिन भर चलते थे, शिकार करते थे, प्राकृतिक रोशनी में रहते थे। इसीलिए स्रोत में एनर्जाइज्ड रहने के लिए बुनियादी चीजों पर जोर दिया गया है, जैसे कि अच्छी नींद। हाँ, अच्छी नींद, असली और पोषण से भरा खाना और नियमित रूप से शरीर को हिलाना डुलाना यानी एक्सरसाइज करना। जब आप चलते हैं या व्यायाम करते हैं तो आपके दिमाग में रक्त का प्रवाह बढ़ता है जिससे सोचने और फोकस करने की क्षमता तुरंत बढ़ जाती है। ये सारी बातें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब सबसे पहले एक मीनिंगफुल लक्ष्य चुनो जिसे हाईलाइट कहते हैं। फिर उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए रुकावटें पैदा करो यानी लेजर मोड। और इन दोनों को मुमकिन बनाने के लिए अपने शरीर को सही ईंधन दो जिसे एनर्जाइज कहते हैं। बिल्कुल सही समरी है। लेकिन दिन खत्म होने के बाद क्या? क्योंकि हर दिन तो हम जीत नहीं सकते ना। किसी दिन हम हार मान लेंगे और 2 घंटे रील्स देखने में बर्बाद कर देंगे, तब क्या होगा? और तभी इस फ्रेमवर्क का चौथा और अंतिम चरण काम आता है, रिफ्लेक्ट यानी आत्ममंथन करना। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारा हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है? खुद को कोसना? बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब खुद को सजा देना या गिल्ट महसूस करने नहीं है। इसका मतलब है एक वैज्ञानिक की तरह अपने ही जीवन का डेटा इकट्ठा करना। एक वैज्ञानिक की तरह? ये दिलचस्प है। मतलब हम खुद पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एकदम सही। दिन के अंत में आपको सिर्फ कुछ मिनट रुककर ये देखना है कि आज क्या काम किया और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आज आपने फोन साइलेंट तो किया लेकिन फिर भी आप बार बार न्यूज़ वेबसाइट चेक कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन के दौरान आपको समझ आएगा कि कल से मुझे सिर्फ फोन साइलेंट नहीं करना है बल्कि काम करते समय इंटरनेट का वाईफाई ही बंद कर देना है। अच्छा, तो हम अपनी ही गलतियों से सीख रहे हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार ये आत्ममंथन की प्रक्रिया ही वो चीज है जो आपको अपने व्यवहार के अंधेरे कोनों को देखने में मदद करती है। ये एक फीडबैक लूप बनाता है
जिससे आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। मुझे ये रिफ्लेक्ट वाला हिस्सा इसलिए भी जरूरी लगता है क्योंकि ये हमें उस आत्मग्लानि से बचाता है जो अक्सर प्रोडक्टिविटी टूटने पर होती है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रिफ्लेक्शन हमें ये सिखाता है कि दोष हमारे चरित्र का नहीं बल्कि हमारे सिस्टम का है। सिस्टम बदलिए, नतीजे बदल जाएंगे। सिस्टम बदलना ही असल चाबी है। और जब हम सिस्टम बदलने की बात करते हैं तो मुझे स्रोत में दी गई किताब की एक खूबी बहुत प्रभावशाली लगती है। छोटे बदलाव, बड़ा असर। हाँ, और यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपसे सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाने और 2 घंटे ध्यान करने जैसी कोई एक्सट्रीम लाइफस्टाइल अपनाने की मांग नहीं करती। शुक्र है। ये मानती है कि डेली लाइफ में छोटे छोटे डिफॉल्ट व्यवहारों को बदलना ही असली गेम चेंजर है। डिफॉल्ट व्यवहार, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन को हाथ लगाना, ये हमारा डिफॉल्ट बन चुका है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम फोन को बेडरूम के बाहर चार्ज पे लगाएं तो हमारा सुबह का डिफॉल्ट अपने आप बदल जाएगा। हमें फोन चेक करने के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, जो एक घर्षण है। हाँ, और यही घर्षण आपको बचाता है। दिन भर में अगर आपका फोन 50 बार नोटिफिकेशन से नहीं बचता तो आपका ध्यान 50 बार टूटने से बच जाता है। सही कहा। इस रिव्यू में किताब की खूबियों और कमियों का बहुत ही निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया है। अगर हम खूबियों की बात करें तो यह थ्योरी से ज्यादा एक टूल किट है। मतलब इसे अप्लाई करना आसान है। हाँ, इसमें कोई जटिल नियम या चार्ट्स नहीं है जिन्हें रोज भरना पड़े, या आज की डिजिटल और हमेशा ऑनलाइन रहने वाली संस्कृति की समस्याओं का एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान देती है। लेकिन हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। स्रोत में कुछ कमियों का भी जिक्र है। जैसे कि कुछ लोगों को इस किताब के तरीके बहुत ही बेसिक या बुनियादी लग सकते हैं। इसमें कोई बहुत एडवांस स्ट्रेटेजी या नया सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल करने की बात नहीं कही गई है। हाँ, ये सच है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतना ही बेसिक है तो रिव्यू में इसे 5 में से 4.4 की इतनी शानदार रेटिंग क्यों मिली है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत तेजी से जटिल होती जा रही है। जब समस्या बहुत ज्यादा जानकारी और कॉम्प्लेक्सिटी की हो तो उसका समाधान और अधिक जटिलता नहीं हो सकता। तो समाधान क्या है? उसका समाधान सादगी ही हो सकता है। बुनियादी चीजें ही सबसे ज्यादा कारगर होती हैं। हाँ, स्रोत ये भी मानता है कि इसकी एक कमी ये है कि इसके लिए व्यक्तिगत अनुशासन की जरूरत होती है। बिना डिसिप्लिन के तो कुछ भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल। किताब आपको रास्ता दिखा सकती है, एप्स ब्लॉक करने का तरीका बता सकती है, लेकिन उस पर चलना आपको ही होगा। कोई भी किताब आपके लिए आपका काम नहीं कर सकती। जाहिर है, सिर्फ अच्छी डाइट का ज्ञान होने से वजन कम नहीं होता, आपको वो डाइट खानी भी पड़ती है। ज्ञान और उसके क्रियान्वयन के बीच का जो फासला है वो हमें ही तय करना होता है। बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम स्रोत के उस हिस्से पर आएं कि ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो इसमें एक बहुत विस्तृत दायरा दिया गया है। अच्छा, तो ये किन लोगों के लिए है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ते समय बार बार सोशल मीडिया की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर्स और रचनाकारों के लिए है जिन्हें शोरगुल के बीच कुछ नया और असली बनाने के लिए गहराई से सोचने का समय चाहिए। और उन नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जो दिन भर ईमेल्स और जूम मीटिंग्स के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। हाँ, और शाम को सोचते हैं कि उनका अपना काम तो छुआ तक नहीं गया। सच कहूँ तो हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी उस आखिरी कैटेगरी में आ ही जाते हैं जिसका जिक्र रिव्यू में है। कौन सी कैटेगरी? वे लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं और महसूस करते हैं कि समय उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। और यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। मेक टाइम का मुख्य संदेश सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने कैलेंडर में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे ठूसें। ये बिजी रहने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी ये नहीं है कि आप एक रोबोट की तरह 24 घंटे काम करते रहें या हमेशा बिजी दिखने का दिखावा करें। बल्कि असली प्रोडक्टिविटी ये है कि आप अपनी शर्तों पर जिएं, इन्फिनिटी पूल्स के उस गहरे जाल को पहचानें जो आपके ध्यान को निगल रहा है। हाँ, अपना एक हाईलाइट चुनें, लेजर फोकस से उसकी रक्षा करें, अपने शरीर को एनर्जाइज करें और रोज रिफ्लेक्ट करके खुद को बेहतर बनाएं। ये बस अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। बिल्कुल। ये मशीन के खिलाफ इंसान की लड़ाई है, जहां हमें अपनी मानवता और अपने ध्यान को बचाना है। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो इन सारी बातों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बताइए। सोचिए, क्या हो अगर हम अपने अटेंशन यानी अपने ध्यान को
बिल्कुल अपने बैंक बैलेंस की तरह देखने लगे। बैंक बैलेंस? हाँ, हम अपना पैसा यूं ही सड़क पर चलते हुए किसी भी अजनबी को नहीं दे देते। हम 10 रुपए भी खर्च करते हैं तो सोचते हैं कि बदले में हमें क्या मिल रहा है। ये तो है। तो फिर अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी का सीमित समय हम उन सिलिकॉन वैली की कंपनियों और उनके इन्फिनिटी पूल्स को बिल्कुल मुफ्त में क्यों बांट रहे हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। और वो भी तब जब बदले में हमें कोई खुशी या अर्थ नहीं, बल्कि सिर्फ थकान, तुलना और मानसिक तनाव मिलता है। बहुत गहरा विचार है ये। इसीलिए अगली बार जब आप बोझित महसूस करें और आपका हाथ बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए फोन की तरफ बढ़े, तो खुद को रोककर एक सवाल पूछिएगा। क्या सवाल? क्या मैं अपना ये कीमती अटेंशन बैलेंस सही जगह निवेश कर रहा हूं, या कोई और मेरी जेब से मेरा समय चुरा रहा है? अपने ध्यान को उसी तरह खर्च करें जैसे आप अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं, क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार इन्फिनिटी पूल में डूब गया वो कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल सही। सोचिएगा जरूर। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।